तो सर अभी हम वेट करें या फिर क्लास स्टार्ट करें, आप बताइए। हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो लोग आ गए हैं बेसिकली उनको सर्व करना पहले पर्पस बनता है। जो लोग आते रहेंगे ज्वाइन करते रहेंगे। जी तो जो समय से आ जाता है बिल्कुल। डेफिनेटली उसका बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो सर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जी। एक बार मैं सर के बारे में बता देता हूँ। तो डॉक्टर अरुण सर जो कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो एक सीनियर नेशनल आर्बिटर हैं, चेस के एसएनए हैं फिडे के। सेकेंडली फिडे लेवल एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द लीडिंग एजुकेटर्स हैं, ऑथर है चेस के। तो ये हमेशा एक इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। ही ऑलवेज कम्स टू इम्पैक्ट पीपल, इम्पैक्ट द कम्युनिटी ऑफ चेस। कि थोड़ा सा हम एजुकेट करेंगे सारे लोगों को, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो क्या रहेगा, एक चेस की कम्युनिटी ओवरऑल ग्रो होगी। तो इनका बहुत ज्यादा योगदान है। स्पेशली इनका टूर्नामेंट आते रहते हैं, ये टूर्नामेंट करवाते रहते हैं, लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो ही इज अ वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी। और इनके मैं बुक्स पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करूंगा। तो बहुत अच्छी बुक्स हैं, हमने तीन तीन बुक प्रिंट करवा के रखी हुई है। ठीक है। तो जो 100 पेजेस वाली है मैंने वो करवा रखी है प्रिंट, और एक मोटी सी बुक है वो भी मैं पढ़वाता हूँ बच्चों को। तो बहुत अच्छे बुक है, बहुत अच्छा डिजाइन है। तो सर हम ही स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। थैंक यू सो मच जी फॉर बिल्कुल। कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन दैट यू हैव स्पोकन अबाउट मी। थैंक यू वेरी मच। तो पेरेंट्स आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं आज की क्लास में। यू कैन आस्क योर डाउट्स। व्हाट आर योर डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग? ठीक है। रिगार्डिंग चेस, रिगार्डिंग पेरेंटिंग, रिगार्डिंग सम ऑफ योर डाउट्स, रिगार्डिंग चेस क्लासेस, रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, एनी एनी डाउट्स। ठीक है। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर हमारे पास ज्यादा डाउट्स नहीं आते तो फिर हम एक रैंडम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन में हम थोड़ा सा डाउट सेशन ले तो बेटर है। ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स, या आप ऐसे भी बात कर सकते हैं। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। सर आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपके साथ, तो दे विल डेफिनेटली आंसर। सभी का आज की बातचीत में हार्दिक स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे बातचीत करें। मैं आपसे जो हमें समझ में आता है मैं आपको बात करूं, और जो आपको समझ आता है आप मुझसे बात करें। तो आई वुड लाइक कि आप कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में होगा। आप में से चेस रेगुलर कौन कौन खेलते हैं, या फर्स्ट टाइमर कौन कौन से हैं जिन्होंने अभी भी रिसेंटली ज्वाइन किया है? जिन्होंने चेस अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ज़रा उनके बारे में कोई अपना बोल के बताएंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली खेलना शुरू किया चेस। जब भी हम चेस खेलना शुरू करते हैं उस दौरान से लेकर जब हम अनुभवी हो जाते हैं वहाँ तक का जो सफ़र होता है, जो जर्नी होता है, बड़ा ही एक्सटेंसिव रहता है। बहुत सारे बदलाव आते हैं हम लोगों में। जब पहली बार चेस खेलने जाते हैं तो जो पेरेंट होते हैं वो चेस का हॉल छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो बच्चे को सीट तक पहुंचा के आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि बच्चे के साथ बैठ के खेलना शुरू कर दें। फ़ोटो खींचना, एक्साइटेड होना, बच्चे को देखना किस तरह से वो चेस का मूव चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह बच्चा भी एक्साइटेड होता है। लेकिन उस एक्साइटमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को, फर्स्ट टाइमर्स को समझ नहीं आती। जैसे इलीगल मूव हो जाना। कब इलीगल मूव खुद का हो जाता है या सामने वाले का हो जाता है, कब आर्बिटर को बुलाना है, कैसे आर्बिटर को बुलाना है, क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या क्या सामान साथ लेकर जाना चाहिए, क्या नहीं ले जा सकते, हमें नोटेशन लिखनी आती है नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उस समय मन में होते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर सकूं। अगम जी, आप क्या कहते हैं? जब भी पहली बार कोई खेलने जाता है और उसको नोटेशन लिखना नहीं आता तो नोटेशन सीखने के लिए क्या करना चाहिए? जी सर। अगर किसी बच्चे को नोटेशन लिखना नहीं आता लेकिन वो फेडरेटेड टूर्नामेंट खेलना चाहता है या लोकल भी प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन उसको नोटेशन लिखना जी नहीं आता, तो नोटेशन लिखना कैसे सीखा जा सकता है? सर, और सीखना नोटेशन भी चाहिए कि नहीं सीखना एक सीखना चाहिए? सिंपल सा सर बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए। क्योंकि नोटेशन जब तक बच्चे को आएगा नहीं तब तक वो, पहली बात पेशेंस, पेशेंस लेवल आपके होना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, बच्चे ने खेला आप नोट डाउन कर रहे हो मूव को। तो पहली बात पेशेंस। सेकंड, आपका गेम एनालिसिस।
मैंने बहुत बार 90% बच्चों को देखा है, बच्चे लिखते तो हैं पर उसके बाद फाड़ कर फेंक देते हैं, हो गया, बाय बाय। ठीक है, तो ये नहीं करना होता। आप नोटेशन लिखो ही मत ना। लोकल टूर्नामेंट में वाई आर राइटिंग नोटेशन है, अगर आपका एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट आपको फाड़ कर फेंकना ही है उसे। नोटेशन इसलिए लिखी जाती है क्योंकि नोटेशन इज अ लैंग्वेज ऑफ चेस। अगर नोटेशन नहीं होती तो हम चेस को समझ ही नहीं पाते। आप कोई भी बुक पढ़ लो, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, आप कोई भी ओपनिंग पढ़ लो, हमेशा चेस की लैंग्वेज में नोटेशन E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप F4 बिशप C5 क्वीन G4 कुछ भी नोटेशन से ही बोला गया जाएगा। नोटेशन इज वेरी वेरी इजी, ऐसा नहीं है कुछ हार्ड है, बहुत इजी है, आधे घंटे में किसी को भी समझ में आ सकती है। बस दिक्कत ये होती है इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अरुण जी ने बताया। और बच्चे बहुत ही आलस दिखाते हैं, लिखते नहीं है। तो पहले हमारा काम, ऐसा पेरेंट्स का काम होता है कि उन्हें 10 में से दो राउंड में हमें एटलीस्ट करवाना है कि यार तुम हारो जीतो नोटेशन लिख कर लाओ मेरे पास, ताकि मुझे एक वो रहेगा। नोटेशन अगर मेरा बच्चा लिख रहा है तो मुझे क्या रहेगा, मुझे एक रहेगा कि मैं इसका गेम देख सकता हूँ, मैं इसका गेम एनालिसिस कर सकता हूँ। फिर मेरे पास जो जो ब्लेंडर्स आते हैं वो मैं रिपीटेटिवली पूछ सकता हूँ, वो चीजें सब पैटर्न मुझे मिल जाते हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है गेम में। जी अरुण जी। अगम जी, थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा। जो प्रश्न मैंने जी पूछा सर। था उसकी एक और डायमेंशन भी है। पेरेंट्स बहुत सारे कहते हैं कि मेरे बच्चे को नोटेशन लिखनी नहीं आती इसलिए वो नहीं लिखेगा। तो क्या ये उसका राइट है कि वो नोटेशन लिखना अवॉइड कर सकता है? अगर वो रूल है कोई, क्या रूल क्या कहता है, लीगल आस्पेक्ट क्या है, क्या नोटेशन लिखना ज़रूरी होता है? अगर वो कहता है मैं नहीं लिखूंगा तो उसकी क्या कोई पेनल्टी होती है? ये बड़े लीगल आस्पेक्ट्स हैं इसके। बात ये नहीं कि ये मेरी जी डिसीजन है कि मैं नोटेशन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। ये गेम का अगर रूल है तो रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं तो आज नहीं लिखता, मैं कभी भी नोटेशन नहीं लिखूंगा, तो फिर ये नोटेशन का कंसेप्ट ही क्यों है? सो माई क्वेश्चन इज जी कि सर। अगर मेरे को नोटेशन लिखना नहीं आता तो क्या मैं गेम चेस की मुझे खेलना चाहिए, आगे कब तक कंटिन्यू करना चाहिए? नोटेशन सीखना ही पड़ेगा। मैं चाहे रो के सीखूं चाहे हंस के सीखूं, नोटेशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसके ऊपर मेरा प्रश्न है कि नोटेशन सीखने के चलो सेकंड पे ले लो, लेकिन आपकी बात से मुझे एक और क्वेश्चन ये पहले तो समझना पड़ेगा, सभी से उत्तर समझना पड़ेगा। क्या नोटेशन लिखना ज़रूरी होता है? क्या वाकई में नोटेशन लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? पहले तो इस पर चर्चा करते हैं। आप क्या कहते हैं? सर फिडे टूर्नामेंट में आपको नोटेशन लिखना कंपलसरी होता है अगर वो क्लासिकल है, एज पर फिडे रूल बुक। ठीक है। और बोथ प्लेयर्स को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि मूव बाय मूव आप एक प्लेयर कर रहा है, दोनों प्लेयर को लिखना जरूरी होता है। आप को तो रिजल्ट मार्क करना जरूरी होता है, साइन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो सारी इट इज नॉन नेगोशिएबल। देखिए, द जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसका अगर ब्रोशर पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा जाता है कि आपके जितना चेस है वो फिडे के रूल्स के अंडर खेला जाएगा। तो चाहे वो फिडे रेटेड जी नहीं है लेकिन रूल्स तो आप वही अप्लाई करते हैं ना। तो फिर लोकल टूर्नामेंट्स सर, में हम कैसे उसको अवॉइड कर बिल्कुल। सकते हैं नोटेशन लिखना? और इसका इसका और मैं एस्पेक्ट बताऊंगा और टूर्नामेंट। शेयर करूंगा जी आपसे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपसे। आप समझेंगे तो आपको फिर समझ आएगा कि लिखना क्यों है। जी अगम, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, लोकल टूर्नामेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो, उनका कंपल्शन नहीं होता है, देयर इज नो कंपल्शन कि वो लिखते तो देखो सभी है कि हम फेडे रूल्स के हिसाब से चलेंगे, सारी चीजें करेंगे, कुछ दिक्कत होगा आर्बिटर प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें रहती है उनकी। बट प्रैक्टिकली वो फॉलो नहीं होता क्योंकि आधे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार 15 मिनट का तो टाइम कंट्रोल है, उसमें तुम नोटेशन भी लिख पाओगे, तो ऑर्गेनाइजर वहां फंस जाता है। मॉरल देखिए, ड्यूटी तो लिखना चाहिए, बट अगर आप एक ऑर्गेनाइजर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो हम भी, ऐसा नहीं है स्ट्रगल, हमारा भी स्ट्रगल है, इतने सारे जो फर्स्ट कमर पेरेंट्स है उन्हें बताना देखिए, कि ये जरूरी आपकी चीज बात है। से दो हिस्से हैं। एक तो अपनी स्ट्रगल है, एक आइडली क्या होना चाहिए। हम अपनी स्ट्रगल की बात सेकंड लेवल पे जी करते हैं, लेकिन आइडली क्या होना चाहिए पहले हम बच्चों के एस्पेक्ट से बात करते हैं और पेरेंट के एस्पेक्ट से बात करते हैं। अगर किसी बच्चे को हम जी कहें कि सर। भाई आपको 100% नंबर लाने हैं तो शायद वो 90-95 तक पहुंचेगा या 100 तक भी शायद पहुंचे। लेकिन अगर किसी को कहें 60 ही नंबर लाने हैं तो फिर कब तक, कहाँ तक पहुंचेगा वो? अगर सर आपने आइडियली तो अपने बच्चे को चेस खिला रहे हैं आप करने के लिए, और वो जो चेस आप खिलाना चाहते हैं तो आप तो चाहते हैं एक दिन वर्ल्ड चैंपियन की आपका एम है।
तो अगर आपका एम वर्ल्ड चैंपियन का है तो आप उसको इस तरह की प्रैक्टिस में डाल के कि भी ये चलो यहाँ आपके लिए अरेंज कर दिया हमने, वहाँ आपके लिए ये अरेंज कर दिया, तो वो वर्ल्ड चैंपियन तक कैसे पहुँचेगा? तो पहला तो आपको ये फिलॉसफी समझनी चाहिए कि चेस खेल रहा है वो एज ए हॉबी खेल रहा है, एज ए टाइम पास करना है उसने, क्योंकि और कुछ काम करने को नहीं है चेस खेल रहा है, या वो सीरियस प्लेयर है। अगर वो सीरियस प्लेयर है तो यहाँ हम बात सिर्फ उन प्लेयर्स की कर रहे हैं, जनरलाइज नहीं करता मैं, उन सीरियस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना करियर चेस में बनाने की बात की है और आगे वो चेस में बढ़ना चाहते हैं। तो अगर मान लो आप कोई पेपर में एग्जाम लिख रहे हो और आपको टीचर ने पकड़ लिया कि आप नकल कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, तो आपने कहा जी चीटिंग मैं नहीं कर रहा बल्कि मेरे साथ वाला कर रहा है, उसका पेपर मेरे जैसा मिलता है तो मेरे पेपर में से उसने चीटिंग करी है। तो टीचर क्या करेगा, कैसे पकड़ेगा कि किसने चीटिंग करी है? तो आपसे दोबारा सुन के देखेगा, आपसे दोबारा करके देखेगा। जो चेस में नोटेशन आप लिखते हो वो बेसिकली आपकी जब भी कहीं किसी वजह से भी ऐसी बात आ जाए जहां आप क्लेम करना चाहते हो कि इसने इलीगल मूव किया है, इसने ठीक से नहीं खेला है, इसके आर्बिटर को बुला के आप उसको बताना चाहते हो कि ये काम नहीं कर रहा मेरा ओपोनेंट, तो उस वक्त सबसे पहली चीज़ आपकी नोटेशन देखी जाती है। आपने नोटेशन नहीं लिखी, आपके ओपोनेंट ने नोटेशन लिखी है, आपका कोई भी क्लेम वैलिड नहीं हो पाएगा। पहली तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। दूसरी बात, ओपोनेंट अगर ये कहता है कि सर मैं तो नोटेशन लिख रहा हूँ जिसमें मेरा टाइम जा रहा है, ये मेरा ओपोनेंट नोटेशन नहीं लिख रहा है, इसका टाइम नहीं जा रहा है, तो मेरा टाइम क्यों जाए, इसको भी नोटेशन लिखवाइए। अगर ओपोनेंट ने कह दिया कि नोटेशन लिखवाइए और आपके रूल्स में है कि नोटेशन लिखना है, तो देन आपके पास कोई तरीका नहीं है और आपको नोटेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं जी, बताइए। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया, बताइए। माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, बताइए। सुगंधा शिंदे जी की आईडी से बेटा आपने हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सुगंधा। जी आगे बढ़ते हैं। तो जी। नोटेशन, जब तक हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि नोटेशन लिखना चेस खेलने का एक पार्ट है। अब कोई बच्चा कहे मैं तो जी 2 की बजाय 3 मूव चलना चाहता हूँ प्यादे के पहले, नहीं चल सकता, रूल्स हैं, लिखा हुआ है। अगर हम बच्चों को थोड़ी सी अगर कमर्शियल लेवल पे और करियर लेवल पे सीरियस प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो नोटेशन राइटिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक स्किल्स। आप कहीं से भी कोचिंग लेते हैं, किसी के पास भी कोचिंग लेते हैं, तो नोटेशन राइटिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है। नोटेशन राइटिंग से आपकी चेस की स्किल इम्प्रूव होती हैं। नोटेशन राइटिंग अगर आपको आ जाती है तो आपके टैक्टिक्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी पोजीशनिंग अच्छी हो जाती है, आपकी एंड गेम में बहुत सुधार होता है। अमित भार्गव जी की आईडी से हैंड रेज किया है, जी बताएं। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ हम लोग नोटेशन की बात कर रहे हैं वो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियरिटी में आती है, जी। लेकिन जहाँ हम बच्चों के प्रोफेशनल करियर को लेकर बात करते हैं, हम्म। जैसे मेरे बच्चे को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 12th स्टैंडर्ड में इस समय पढ़ रहा है। हम्म। तो व्हाट आर दी स्पेसिफिक FIDE रेटिंग बेंचमार्क हम्म। which he need to hit within the next 24 months to justify pursuing chess professionally? It is not about sir 24 months or like 1 year or something like this. It is about कि आप का अगर गोल है, जैसे भी आपका बेटा 12th में पढ़ रहा है, तो लार्जली अगर 12th हम्म। में है तो मैं 17-18 साल की एज के बीच में, 16-17 की एज के बीच में उनका गैप रहेगा, ग्रुप रहेगा, एज ग्रुप। तो 16-17 की हम्म। साल की एज में जो अभी हम सिनेरियो देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जितने भी यंगेस्ट प्लेयर्स हैं, तो वो 2021 इस एज में ऑलरेडी हिट करके मतलब 2300 तक बढ़ने की तरफ टेंडेंसी रखते हैं प्रेजेंट राइट। सिनेरियो में। तो लेकिन ये तब हो सकता है जब आप प्रॉपरली उनको टूर्नामेंट्स खिला रहे हैं। तो हो सकता है कि आप टूर्नामेंट प्रॉपर उनको चूज़ करके नहीं खिला रहे, जो नेशनल्स होते हैं वो हम्म। खिलाने चाहिए, जितने भी स्कूल नेशनल्स हो रहे हैं वो खिलाने चाहिए, ASF नेशनल्स होते हैं He वो has खिलाने already चाहिए। participated in national level. जी। स्कूल को रिप्रेजेंट करा है उसने अभी जी। रिसेंटली 11th स्टैंडर्ड में जब वो मौजूद थे। जी। लेकिन जहां हम बात करते हैं कॉलेज लाइफ की, मैंने 24 मंथ्स जो शब्द यूज करा वो इसलिए यूज करा हम्म। क्योंकि उनके पास 12th स्टैंडर्ड का एक टाइम है, फर्स्ट ईयर जो कॉलेज लाइफ का होना चाहिए उसका एक टाइम है, हम्म। उसके बाद उनको कोई एक सीरियस नोट लेना होगा ताकि वो अपने लिए
प्रॉपर लाइन को सिलेक्ट कर सकें। अगर चेस हम्म उनको वो लाइन नहीं दे पाती है, वो बेंचमार्क नहीं दे पाती है, हम्म जिसके थ्रू लाइफ को एक मतलब कहते हैं ना, हम एक एडमिसिबल फॉर्म पे जी सका है। हम्म या हम अगर ये कहें कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिडायरेक्ट करता हूँ, दैट व्हाट अचीवमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेन एडमिशन इनटू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हम्म through a sport quota, definitely, हम्म because when we are saying about the chess, हम्म so sport quota is definitely a point where we can discuss about that. हम्म I got your आज point की that you तारीख में want to हमारी have the चीज, gradation certificate. You want to talk about the gradation certificate that may be helping the for the admission in the college or any university in, under the sport quota. That is one question. Yes. yes, absolutely, that's a question. Because in a day, I mean, nowadays we are all seeking about the professional life, we are all seeking about this, that how we can achieve something. Hmm. So it is a question in all the parents' mind, that how my child will get success in this. It is not about just the satisfaction. It is just not about the sports which he or she is looking for. Hmm. It is about the career line. Hmm. So what all process Right. the parents think about this, that how they can provide a guidance to his child or to her child, so that they can get a proper direction, so that they can move towards the proper direction. Should I answer now? Yes, please. So you have asked me two questions. One is about the gradation part. There are different kind of gradation A, B, C, D. So if you are talking about the university level admission part, B and C gradation, would be helping you out, and A is helping out in the job also, in the employment as well. So how to get the B and C? That you need to win certain tournaments at the national level, whether it is going to be the school games or the AICF games, and then you may like to represent the company, the country also, and then you can get the certificate and grades. For the participations, you will be getting like D grade or something like, but if you are winning the tournaments, then you will be getting the A, B, C और A grades. तो वो ग्रेडेशन आपके यहाँ पे जो एसोसिएशन करती है उसके हिसाब से आप ग्रेडेशन करवा सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज दैट अबाउट द करियर पाथ. देखिए जब कोई भी बच्चा 8वीं में हो जाता है तो माँ बाप उसके लिए कहना शुरू कर देते हैं कि आप 11वीं में अब आपको कोई चूज़ करना है, इसीलिए ये क्रूशल ईयर्स आ गए हैं, तो धीरे धीरे करके चेस बैक स्टेज लेनी पड़ती है, कोई भी स्पोर्ट बैक स्टेज लेने लगती है. फिर जब 10th क्लियर कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कि जी आपका चलो अब क्लियर कर लिया, +1 खेल लीजिए, +2 आ गया, फिर बोर्ड क्लास आ गई. फिर बोर्ड क्लास के बाद आप कहते हैं फिर से करियर चूज़ करना, आपने कोई नीट जेई जो भी एग्ज़ाम देने हैं उसकी तैयारी में लग जाते हैं. जो स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट हो, वो कॉन्टीन्यूटी मांगती है. कोई भी विधा अगर आपको चाहिए तो आप 5-6 घंटे दिन के आप देते हैं और लगातार देते हैं. तो आपकी बात को आंसर करने के लिए मैं दो तरह के गोल्स की बात करूँगा. अब एक पेरेंट है जो स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, उसका गोल है कि उसको गुकेश की तरह वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो वो उसने गोल सेट किया हुआ है. अगर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा तो वह ग्रैंड मास्टर बन जाएगा, ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाएगा तो वो आईएम बन जाएगा, आईएम नहीं बनेगा तो सीएम बन जाएगा. तो ये उसका रोल है और वो इसके ज़रिए कोशिश करेगा कि वो किसी ना किसी कंपनी में स्पोर्ट्स कोटा में उसकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए या वो अपनी कोई अकेडमी खोल ले. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. एक सेकंड गोल है हमारा, जहां ना हमें सीएम बनना है ना आईएम बनना है, सिर्फ एडमिशन लेना है. हमारा गोल है इंजीनियर बनना, हमारा गोल है सिर्फ एडमिशन सिक्योर करना, हमें सीएम आईएम जीएम से कोई मतलब ही नहीं है. तो अगर हमारा गोल सिर्फ एडमिशन तक का है तो हमें उस तरह के रिसोर्सेज पंप इन करने चाहिए. अगर हमारा गोल उससे हायर लेवल का है तो उस तरह के पंप इन करने चाहिए. अगर ग्रेडेशन करवानी है तो जितने भी नेशनल होते हैं वो खेलने चाहिए, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे एआईसीएफ के हैं. जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से एआईसीएफ के सारे टूर्नामेंट्स अब ग्रेडेशन के लिए वैलिड हैं. तो आप एआईसीएफ के जितने भी अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 जो भी नेशनल के अंदर वो क्वालिफाई करते हैं वो सारे नेशनल खिलाइए. अगर उन नेशनल्स में उसका कोई प्राइज आ जाता है तो ग्रेडेशन के लिए आपके सर्टिफिकेट्स काम आएंगे और दूसरा आपको स्कॉलरशिप भी अलग से मिल सकती है. लेकिन वो आपका गोल क्लियर होना चाहिए. फिर गोल आपका मतलब मैं उसको ये नहीं कह सकता, छोटा बड़ा नहीं कह सकता, लेकिन एक गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने उसी गोल की तरफ ही अपना जोर लगाना है. और जब वो नेशनल होंगे उससे पहले जो भी उसकी प्रैक्टिस करवानी है वो करवा के फिर आप थोड़े थोड़े ब्रेक ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. वो एक डिफरेंट बात हो गई. लेकिन अगर गोल है इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करना,
इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को खेलना, तो डेफिनेटली पर डे कोई भी खिलाड़ी जो है, अब ये जो हायर लेवल पे खिलाड़ी खेलते हैं, आपने इनके जब टूर्नामेंट्स आपने सुने होंगे तो, या इनकी टीम के बारे में सुना होगा, तो उनके लिए तो वो खाते पीते भी चैसी हैं कि वो लगातार 24 घंटे उसी एक फ्रेम सेट में रहते हैं। तो उनकी लाइफ का जो सीक्वेंस रहता है या आम बंदे की लाइफ का सीक्वेंस रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें फिर गोल ये नहीं होता कि हमें कहीं नौकरी करनी है, उसमें गोल कहीं ये नहीं होता कि हमें वहाँ एडमिशन लेनी है। उसमें गोल बड़ा सीधा सा और क्लियर होता है कि हमें चेस खेलनी है और चेस के अलावा हमें कुछ नहीं आता। हम चेस एक बार अपना पूरा ध्यान लगा के जो हम ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, उस लेवल को आगे फिर क्रैक करने के लिए चाहे हम अपनी एकेडमी खोलें, फिर वहाँ से हम अपनी अर्निंग शुरू करें, वो एक डिफरेंट गोल है। तो आप एज ए पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, वही आपका कोर्स डिफाइन करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एज ए पेरेंट आपको सुननी सबकी चाहिए, लेकिन करना वो चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है मतलब, मैं अगर कहूँगा नहीं जी आप गुकेश की एग्जांपल लीजिए, बच्चे को आप गुकेश ही बना दीजिए, है ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अपने बच्चे को जानते हैं, आप अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस को जानते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपका बच्चा आपकी नज़र में क्या करना चाहिए, और बच्चा क्या है आपके सामने वो आप जानते हैं। तो उन सब चीज़ों को मिला के करियर काउंसलिंग का एक टॉपिक बनता है जो कि टोटली डिफरेंट होता है। मैंने थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की आपको कोशिश की है कि आपने अगर सिर्फ ग्रेडेशन तक रहना है तो ABCD ग्रेड्स पे फोकस करना चाहिए। आप सिर्फ वहाँ तक फोकस करेंगे तो आपको ग्रेड्स मिल जाएंगे। अगर आप फोकस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए, तो आपको टूर्नामेंट का चुनाव उसी तरीके से करना पड़ेगा, चाहे वो ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट आप चूज़ करें, चाहे आप ऐसे हायर लेवल के जो एमेच्योर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए भी आप इंटरनेशनली जा सकते हैं, वो उनको चूज़ करिए। तो आपकी चुनाव पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी रेटिंग किस तरह से जाती है और आपको ग्रेडेशंस किस तरह से होती है। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया सर। बहुत हद तक मुझे क्लियरिटी हो रही है आपकी बात से, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से और आएगा। जी जी। क्या इस तरह की स्कॉलरशिप्स को लेते हुए या इस तरह की जो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसकी गाइडेंस को लेते हुए कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे वेबसाइट है जिसे पेरेंट्स देख सकें या वहां पर जाकर उसको चेक कर सकें कि हाँ हमें इस पाथ पे बढ़ना है? जी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सर। आज जैसे आप एक प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे भी हम इस बात को चर्चा कर पा रहे हैं। एक हमने कल भी जी। पैनल डिस्कशन किया था, उसमें भी हमने ये सब चीज़ें करी थी। आने वाले सैटरडे संडे को भी एक पैनल डिस्कशन है। तो ऐसे बहुत सारी पैनल डिस्कशंस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे हमने ये शुरू किया तो और भी बहुत सारे कर रहे हैं। तो आप उन पैनल डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं और उनकी सुनिए, जैसे मैंने कहा ना सुनिए सबकी। तो उनकी सुनिए, सुनने के बाद आप थोड़ा सा मंथन करेंगे। मंथन आपको करना है, वो मंथन आप करेंगे, देन आपको डिसाइड डेफिनेटली करना वो है तो कि, हम्म तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे मेरा गोल ये सेट करना है, मैंने बच्चे के लिए ये प्लान किया हुआ है। चेस का मतलब मेरे लिए इतना है कि बच्चा डिसिप्लिन है, बच्चा पाथ से हटा हुआ नहीं है, उसकी बोल बहानी भाषा अच्छी है, और वो जो आप चाहते हैं सच्चाई के रास्ते पर है। चेस से आपको उतना फ़ायदा मिल रहा है, उतने फ़ायदे में आपको खुशी जाहिर करनी चाहिए। वो चाहे फिर 2300 क्रॉस करे ना करे, फिर वो गोल ही नहीं है। देन यू शुड बी Correct. हैप्पियर। हाँ जी, देन यू शुड बी हैप्पियर कि भाई इतना मैंने सोचा था, इतना मैंने इनपुट किया, इतने में से इतना आउटपुट मेरे को निकल सकता है। ठीक है। जी ऑलराइट, मेरी तरफ से मैं क्लियर हूँ। मेरे को कुछ और क्वेश्चन होगा तो मैं उसे रेज करूंगा। श्योर। मैं दूसरे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके क्वेश्चन को लिया जाए अभी। थैंक बहुत यू बढ़िया सो मच। क्वेश्चन पूछा आपने और बहुत हेल्दी डिस्कशन रहा हमारा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच मोर क्वेश्चंस। Anyone who is willing to have a question? No. हाँ जी सुगंधा। गोळ्या व्यवस्थित घेतल्या बीपी काय त्रास नव्हते ते काही रोज आता एक घेतलं तर त्याच्या गोळ्याचा कोर्स Maybe there is some issue. Any other child? Sugandha, what are you trying to say? Can you tell me? देखिए, बच्चे आमतौर पे जो होते हैं छोटे, वो थोड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। उनको एक जगह पर बैठे रहना और बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। उनको कोशिश होती है कि उनको एक्शन मिले। गेम दे दो तो वो गेम फटाफट, गेम बस गेम दे दो, हम खेल के हारे जीते और अगली गेम लगाएं।
तो ऐसे दिन में आप जी चाहे 50 गेम खेल लोगे तो 50 गेम में 25 हार गए 25 जीत गए तो आपका कोई फायदा जी नहीं है। हम कंटिन्यू। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, मुझे पता नहीं। जी तो आपको ये चाहिए कि जब आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते समय कितना लंबा आप खेल सकते हैं। लंबा खेल सकते हैं का मतलब ये है, जो रैपिड है, जो ब्लिट्स गेम्स हैं, छोटे बच्चे एक बार प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर क्लासिकल गेम्स खेलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल गेम्स खेल लेंगे, 30 मिनट की गेम, 60 मिनट की गेम, 90 मिनट की गेम, उतना ज़्यादा उनकी स्किल शार्पन होगी। आप एक 10 गेम खेल चुके, उसके लिए आपने 5 बार जीत लिया, 10 बार जीत लिया, कोई मैटर नहीं करता जब तक आप एक प्रॉपर 90 मिनट की गेम 3-4 घंटे बैठ के सोच के अच्छे से नहीं जीते। हर गेम में 10 गेम में ब्लंडरी करते रहे, ब्लंडरी करते रहे तो फिर कोई मतलब नहीं बना। आपने हाँ। प्रॉपर चाहा कि सामने वाले का राजा, आपको राजा वो खत्म करना, वो राजा वाला जो है, वो राजा जब आपको बोर्ड से हटाना है तो उसके लिए ट्रैप बिछाना है। आपका ट्रैप अगर काम ही नहीं कर रहा 10 मिनट की गेम में, 15 मिनट की गेम में, तो आप सीख ही नहीं सकोगे। ट्रैप को बार बार एनालिसिस करना वो आपको लॉन्गर गेम्स में आएगा। तो जितनी लंबी गेम्स आप खेलोगे उतना ज़्यादा अच्छा। प्रैक्टिस टूर्नामेंट के लिए आप रैपिड गेम्स खेल सकते हो, जैसे अभी हम लोग मोहाली में एक टूर्नामेंट कर रहे हैं, आपका स्वागत है अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे। तो 26 तारीख को हम लोग एक टूर्नामेंट कर रहे हैं, उसमें हम लगातार जो पेरेंट्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो पेरेंट्स जाते हैं, सर ये आपका एक फर्दर आंसर है आपके क्वेश्चन का, एक्सटेंड कर रहा हूँ, कि जो पेरेंट्स जाते हैं आमतौर पे बच्चों के साथ गेम खेलने के लिए तो सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को पूछता हूँ, आप एक दिन खुद टूर्नामेंट का पार्ट बन के क्यों नहीं देख लेते? आप खुद भी गेम खेलिए, आपको बोर्ड के ऊपर पता लगेगा कि आप बाहर बैठ के कहते हैं कि ऐसा कर देना चाहिए, जैसे बाहर बैठ के हम क्रिकेटर को कहते हैं ना इस गेम पे तो छक्का मार सकता था, लेकिन वो उस समय क्या हुआ, गेम में क्या हुआ, कैसे खेली जाती है, उसका थोड़ा सा मज़ा लीजिए, थोड़ा सा आप भी गेम खेल के देखिए, टूर्नामेंट्स का पार्ट बनिए, तब आप अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर पाएंगे और उनके लिए बेहतर कोचिंग का अरेंज कर पाएंगे और उनका जो समय है उनका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। आमतौर पे पेरेंट्स बहुत सारे साल ऐसे ही निकाल देते हैं कि चलो अगले साल सही, अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, लेकिन जो चेस की गेम है ये आमतौर पे छोटे बच्चों से ही शुरू होती है और आजकल 12, 13, 14, 16 साल तक पहुँचते पहुँचते आपकी रेटिंग जो है अगर 2000 क्रॉस कर जाती है तो आपका जीएम बनने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही अगर आप अपने करियर में पड़ जाते हो, जब तक आप पहुंचते हो करियर में 19-20 साल तक, उस समय तक आपके ऊपर करियर का बोझ पड़ जाता है, तब आपके जीएम बनने के चांसेस उतने ही कम होने लगते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी अगर कोई और प्रश्न है तो बताइए। एनीवन कोई आपका चाहता है? पॉइंट बहुत ठीक है अरुण जी, लेकिन द ओनली थिंग इज कि वहां पर कंफ्यूजन पेरेंट्स को जहां मुझे महसूस होता है एज अ पेरेंट, कि हम लोग दोनों इस लड़ाई में चलते हैं कि हमें बच्चे के करियर पे ज्यादा ध्यान देना है या बच्चे के उस गेमिंग सेक्शन पे, क्योंकि हम में से ज्यादातर पेरेंट्स किसी गेमिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हुए नहीं है। जी और मैं गेमिंग बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करने की वजह से जी ज्यादातर लोगों के पास ये जानकारी नहीं है कि इसके अंदर क्या पॉसिबल लाइंस हैं या क्या करियर ऑप्शंस हैं। जी वो सिर्फ एक अंदाजे पे चल रहे होते हैं या फिर न्यूज में आने वाली चीजों को देखते हुए चल रहे होते हैं। जी इसीलिए थोड़ी देर पहले जब मेरा ये क्वेश्चन आया था कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा फोरम, जैसा आपने बताया कि ये एक फोरम है, लेकिन साथ साथ चूंकि हमारे पास ऐसी कोई वेबसाइट होती है तो हम लोग और 10 चीजों के बारे में जानकारी पा सकते हैं, क्योंकि आजकल नेट शायद सबसे आसान तरीका हो गया है इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने का। देखिए अगेन आपके जो है ना प्रश्न जेनरिक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है और जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी वेबसाइट नहीं है, ऐसा ये नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि है लेकिन आपकी पहुंच वहाँ तक नहीं है। तो एब्सोल्युटली वो वो जो पहुंच नहीं है। पहुंच है वहाँ तक बनने की एक सीढ़ी है। पहले ही दिन अगर आप मान लीजिए सोचें, आपने सोचा कि एक पर्वत चढ़ना है, तो पहले ही दिन सीधा पहला कदम पर्वत में नहीं जाएगा, आपको घूमते हुए जाना पड़ेगा। एक जी जर्नी है जिसको आपको लेना पड़ेगा और वो जो जर्नी होगी उस दौरान कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपके होंगे और आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ जो हर पेरेंट को करनी चाहिए, सिर्फ आपको नहीं, हर पेरेंट को करनी चाहिए।
उसमें से अगर आप बताइए। पहले से उससे बेहतर कर रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कर लेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए बेहतर सोच पाएंगे। पहला तो ये कि पेरेंट्स की जो जनरिक क्वेरीज हैं जो चेस को लेकर हैं, उस पर हमने 2 किताबें, जो अभी अगम ने कहा था, हमने उन किताबों को लिखा है। उनमें पेरेंट्स के यही सब सवालों के जवाब दिए हैं। तो ये सब सवालों के जवाब जो आपको चाहिए, तो आप एक बार वो 2 किताबें पढ़िए। उसके बाद भी आपके अगर कुछ प्रश्न ऐसे बचते हैं तो देन डेफिनेटली हम फर्दर फिर डिस्कस कर सकते हैं। और वो किताबें 2 मैं अगम से कहूँगा कि आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दें और आपके पास जी। पीडीएफ पहुंचा दें, या जो हार्ड कॉपी अगर आपको निकलवानी है तो अगम के ज़रिए आप हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। वो किताबें जरूर, पढ़ें। मैं उन किताबों के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। जी जी, तो उन किताबों का, उसमें जो किताब है वो बच्चों के लिए किताब नहीं है, वो पेरेंटल हैंडबुक है, एक गाइड फॉर पेरेंट्स है। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे को जब भी किसी टूर्नामेंट पे लेकर जाओ, चाहे लोकल है चाहे बड़ा टूर्नामेंट है, आप कोशिश करो कि खुद भी खेलो उस टूर्नामेंट को। शुरू में लगेगा कि यार पैसा लग रहा है, मेरे को नहीं आ रहा करने के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी उस बेटे के साथ, जो बच्चे के साथ तैयारी करो, थोड़ा उसके साथ बैठ के खेलो, थोड़ा आप सीखो, थोड़ा उसको सिखाओ, और 2-4 टूर्नामेंट, चाहे लोकल लेवल के टूर्नामेंट, आप उनके साथ खेलो। जब आप खेलोगे वहाँ जाके आपको उसका माहौल समझ आएगा कि वहाँ बैठना कैसे होता है, उठना कैसे होता है, आर्बिटर्स कैसे काम करते हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, बोर्ड पे पीसेस दिखते कैसे हैं, तो आप बेहतर स्ट्रेटजी से अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तीसरी बात, हम अक्सर ये कह देते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं सर, मैं इसी चीज को थोड़ा सा डीप में लेकर जाऊंगा। पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं डीप में थोड़ा सा लेना चाहूँ। जी, तो अगम उस बात को एक्सटेंड करेंगे। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मैं पेरेंट्स को एक बात और कहना चाहूँगा कि अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि वो यूनिक हैं और उनका बच्चा यूनिक है। तो जब लेकिन बात होने लगती है तो कह रहे हैं, उनको लगता है कि सारे पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं। कई चीज़ों की जनरलाइजेशन की जा सकती है और कई चीज़ों की जनरलाइजेशन नहीं की जा सकती। रिसोर्सेज मोबिलाइज करना भी एक स्किल है। रिसोर्सेज समाज में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ तक पहुँच कैसी बनाई जाए वो भी एक स्किल है। तो उसके लिए हर चीज़ कोई भी आके हमें बता देगा वो नहीं होगा। वो आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ और कल भी नहीं होगा कि हम कहें कि हम बैठे हैं जी, कोई चीज़ आके हमें बता दी जाए। तो कुछ एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे, और उन एफर्ट्स को करने के लिए चेस के बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। उसमें जो मैसेजेस आते हैं आप पढ़िए, जो आपको लगे ग्रुप काम का है उसको रखिए, जो काम का ग्रुप नहीं है उसको आप हटा दीजिए। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई किताब आपको अच्छी लगे तो बच्चों को वो किताब सॉफ्ट कॉपी में मत दीजिए। बच्चों को उस किताब का प्रिंट निकाल के पढ़ने को दीजिए, ताकि बच्चों में वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए वो समझ आए कि वो किस तरीके से बोर्ड को देख सकते हैं, किस तरीके से किताब कर सकते हैं। तो हर चीज़ को ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऑन द बोर्ड देखी जानी चाहिए। और ऑन द बोर्ड के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि कोच आएगा जो हमारी हेल्प करके आगे कर देगा, लेकिन कोच आपकी हेल्प बेस्ट तब कर सकता है, आपकी इनकम का, आपके जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, जो उसको दे रहे हो पैसा, उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको वापस कोच तब कर सकता है जब कोच का दिया हुआ होमवर्क आप अपने घर पे अपने बच्चे के साथ बैठ के वो पूरा करवाएं और उसको कहें ये तो कर लिया, अब इससे आगे ये होता है, यहाँ पे टैक्टिक ये होती है। वो तब बता पाएंगे जब आप बच्चे के साथ गेम में खुद भी इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ अगेन बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन करी थी कि आपका गोल वेरीफाई करता है, कि वैलिडेट करता है कि आप कितना एफर्ट करेंगे। अगर सीएम जीएम तक का है तो आपको फुली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपके सामने गुकेश की जो जीवनी है वो क्लियर है कि उनके फादर ने अपना काम छोड़ के उनके साथ ट्रैवल किया। यानी कि कोई भी काम को अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, चाहे वो फिर ये परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहते हैं, लोग किस रास्ते पे चले हुए हैं। आपका रास्ता अगर उनसे थोड़ा सा अलग भी होता है तो आप अपनी शक्ति के हिसाब से उस रास्ते पे चलिए। और बच्चों को कभी भी उनकी हार पे डांटना नहीं है। बच्चों को ये नहीं कहना कि तू कैसे हार गया। मैं तो जब किसी का देखता हूँ बच्चे को, जब कोई बच्चा हार के बाहर आता है तो पहला सवाल ये नहीं होता कि भाई मतलब आप कैसी गेम आपने एंजॉय करा कि नहीं करा। उनको पूछते तो क्यों हार गया, तो कैसे हार गया, तू तो हार नहीं सकता। तो ये सवाल जो हैं मतलब हमें अपनी रियल लाइफ में भी लगाने चाहिए कि हमें
बच्चे का करियर बनाना है तो उसका एक डिफरेंट पाथ हो सकता है, चेस का डिफरेंट पाथ हो सकता है, दोनों को कंबाइन करना है, बैलेंस बनाने की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। बेस्ड ऑन योर अप्रोच आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो उन रिजल्ट्स के लिए क्यों किंतु परंतु नहीं करना है। जब ये समझ आ जाएगी तो आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते थे प्लीज़ कीजिए। जी सर, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको, ये हो, है ना? अमित जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी मुझे दिख रही है। जी, मैंने ये एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले। आप आपके जो करियर होते हैं चेस के रिगार्डिंग, है ना, चेस के रिगार्डिंग योर करियर्स, तो देयर आर 3 or 4 टाइप्स ऑफ करियर इन चेस। तो पहले पेरेंट्स क्लियर हो जाए कि किस करियर में उन्हें बेचना चाहिए। इफ यू आर, मतलब देयर शुड बी अ नॉलेज। अगर आपका बच्चा चेस में थोड़ा सा भी कर रहा है तो देयर शुड बी अ नॉलेज, देयर शुड बी अ बैक लाइन, देयर शुड बी अ बैकअप कि क्या मैं और कर सकता हूँ, व्हाट इज द नॉलेज, व्हाट आर द करियर्स इन चेस अवेलेबल। तो पहला करियर, जैसे कि अरुण जी ने हमें बताया, कि प्रोफेशनल प्लेयर होता है। प्रोफेशनल प्लेयर यानी कि जीएम हो गया, आईएम हो गया, एफएम हो गया, या इसमें सीएमवी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, ये पैसा कैसे कमाते हैं, ये किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं, ठीक है। अब इनका गेम ही इतना अच्छा होता है, दे इनका जो, मान लो कोई टूर्नामेंट में ये गए, पहली बात तो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाती है। एक आईएम या जीएम को फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाती है इन अ रेटेड टूर्नामेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनका टाइटल है, अच्छा टाइटल है उनका, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बच्चे जाते हैं, या जैसे ही कोई आईएमजीएम गया, उन्हें क्या कहते हैं, वो गेम अच्छा खेलते हैं, वो टॉप रैंकिंग में आते हैं, एंड देन दे गॉट फर्स्ट सेकंड प्राइज या टॉप 10 में आ जाते हैं, वो कैश प्राइज उन्हें मिल जाता है। लेट्स सपोज 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अच्छा टूर्नामेंट है, 15-20 लाख का कैश प्राइज है तो और ज्यादा। तो ये चीज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल प्लेयर। इसका मैं आपको चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आप। तो रेटिंग बेंचमार्क होते हैं, कुछ फिडे के बनाए गए हैं, ये है ना, फिडे के बनाए गए हैं। पहला 1800, इफ यू आर 1800 फिडे, ठीक है, इफ यू आर इन अ कंडीशन कि अगर आपका लेवल 1800 फिडे है, तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्लेयर, ठीक है। यू आर नॉट अ जस्ट वन की जो टाइम पास कर रहा है चेस में, आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, मैं बोलूंगा, है ना। सेकंड, अगर आपकी रेटिंग 2000 हो जाती है, 2000 यानी कि नेशनल लेवल, अच्छा लेवल, इंडिया को रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, उसमें ऑल इंडिया रैंक भी आ जाती है। टुडे में अगर आपकी 1400 रेटिंग है तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरी रैंकिंग में इतने सारे बच्चे हैं, है ना। फिर 2200 कैंडिडेट मास्टर, 2400 आईएम, 2500 जीएम, टॉप ऑफ द प्लेयर। पर इसमें सबसे कड़वा सच जो कोई नहीं बताएगा आपको, वो ये है कि डेली ट्रेनिंग 4 से 6 घंटा मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना, उसका खुद से ही मन करना चाहिए कि मैं ये वाली पजल भी उठा लेता हूँ, मैं उस वाली बुक से पजल उठा लेता हूँ। उसका खुद से मन करना चाहिए, वो उसका अचीवमेंट होगा। उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मैं इसमें अभी नहीं बोलूंगा। आप थोड़ा उसे एक्सपोजर दो, चेस का एक्सपोजर दो, इंटरनेशनल मत दो, स्टेट वाइज दे दो, है ना। तो आपको एज अ पेरेंट खुद मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए, तब जाके फायदा है। तो पहला करियर ऑप्शन तो एक प्लेयर होता है ना। इसका मैंने आपको बताया 3 तरह के से होते हैं इनकम सोर्सेस। प्राइज मनी, एक तो आप किसी टूर्नामेंट में गए, आपको फ्री एंट्री मिल गई, आपने कुछ एंट्री दिया और आपका टॉप 10 प्राइज आ गया, ठीक है। सेकंड होता है स्पॉन्सरशिप। अब मान लो गुगेश इतना अच्छा खेलता है, भैया उसने कम से कम 1 घंटे, एक दिन में 18 घंटा वो चेस खेलता है, इतना ज्यादा खेलता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। उसके लिए मैं बोलूंगा पागल है चेस के लिए। कुछ बच्चे, कुछ लोग होते हैं पागल हो जाते हैं, ये सारा दिन चेस खेलते रहते हैं, वही बन जाते हैं गुगेश। एक आम आदमी नहीं बन पाता गुगेश, है ना। तो तब जाके उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है लोगों से, फिर इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। बट इसकी रियलिटी भी ये है कि दिस इज अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड, दिस इज अ वेरी टॉप लेवल ऑफ अर्निंग मनी। पर अगर आप इस लेवल पे हो तो यू आर अर्निंग अ गुड मनी,
एंड आपकी एक रिस्पेक्ट भी है ना। यू हैव अ वेरी गुड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी ऑल्सो, आपको सब लोग मानते भी हैं, ये सब है। अरुण जी, आप इस वाले पोर्शन में कुछ अपना एड ऑन करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। आपने अगर रोजर फेडरर का वो सुना होगा इंटरव्यू, तो एक बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने। देखिए, आपने ये तो कह दिया कि अगर अर्निंग होती है तो ऐसे होती है। अब एक टूर्नामेंट में खेलने वाले लोग हैं 1200, इनाम कितने लोगों को मिलेगा? हाँ 40 लोगों को, 50 लोगों को, और बाकी लोगों को जी क्या सर। मिलेगा? चैट्स हेलो। पता नहीं। तो बाकी लोगों को जो वहाँ से कोई भी एक्सपीरियंस मिलेगा सर। एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस कब तक मिलता रहेगा? अगर आप वही एक ही चक्र में घूम रहे हैं, 1600, 1700, 1800, बस वहीं तक घूम रहे हैं और सालों से घूम रहे हैं, तो वो हर बार कितनी बार तक एक्सपीरियंस लेते रहेंगे? एक बार 2100 पहुंचे, लेकिन फिर वापस गियर लग जाता है, फिर आप 1800 पे आ जाते हैं, फिर 2100 पे चढ़ते हैं, फिर 1800 पे आ जाते हैं। तो वो सर्कल में घूमते रहेंगे, और आपका प्राइस जो है वो मनी वो नहीं बन पाता, थोड़ा थोड़े से चूक जाते हैं। तो क्या होगा? जी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, वो गेम के बारे में कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, मेरे घर के आसपास टूर्नामेंट नहीं होता, मुझे इतनी दूर दूर खेलने जाना पड़ता है, इतना इतना पैसा खर्च करके जाना पड़ता है, और फिर भी इसमें से वापस कुछ नहीं आता है। देखिए, ये सारी चीज़ें गेम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, एज ए प्लेयर पता होनी चाहिए, एज ए पेरेंट पता होनी चाहिए। चेस की गेम में अर्निंग्स सिर्फ कुछ परसेंट लोगों को होती है। चेस की गेम में जो करियर है उसके बारे में सोच विचार, करियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने। जो किताबें हम लोगों ने लिखी हैं उसके बारे में बाकायदा पूरा एक सेक्शन इसमें दिया हुआ है कि करियर की क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होती हैं। उन ऑप्शंस को देखते हुए आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप चेस, जब आप इस लेवल पे आ जाए तो चेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हो। और वो भी एक बड़ा फैंसी हाँ फील्ड है। हमें लगता है कि हम ऑर्गेनाइजर बन जाएंगे, हम आर्बिटर बन जाएंगे तो हमें अर्निंग शुरू हो जाएगी। वो भी कोई इस तरह का सीरीज़ नहीं है जिस सीरीज़ में मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा फैंसी फील्ड है और आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग हियर दैट जो चेस है वो एक साधना की तरह है। ये सिर्फ एक गेम ही नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए भी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहते हो, आप डिसीजन मेकिंग अच्छी चाहते हो, आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जो अंडर प्रेशर एक बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो, देन चेस को ज़रूर खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं चेस के ज़रिए अपनी अर्निंग कर लूँगा, चेस के ज़रिए अपनी फ़ीस कमा लूँगा, चेस के ज़रिए मैं 2 अलग अलग काम भी करता रहूँगा और साथ चेस भी करता रहूँगा, तो करियर तो नहीं, लेकिन आप इसके बाकी जो एडवांटेजेस हैं वो उठा सकते हैं। और जो एडवांटेजेस आपको आएंगे उसमें से एक बात को मैं फिर से रिपीट करूँगा यहाँ पे, आपका प्राइज़ आए ना आए, आपको जीत आए ना आए, चेस के किसी भी कंपटीशन को लेकर, गेम को लेकर बच्चों से या अपने आप से शिकायत नहीं करना है। इन दिस इज़ द गेम जहाँ पे विन और लॉस हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। हार भी गए तब भी आपने कुछ कमाया है, तब भी आपने कुछ सीखा है। तो चेस एक ऐसी गेम है जो आपको करियर के स्टेबल होने की चाहे आश्वासन ना दे, लेकिन आपकी लाइफ का स्टेबिलिटी का आश्वासन ज़रूर देती है। उसके लिए आप चेस ज़रूर खेल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे आसपास के स्कूल्स हैं, दे शुड इनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू प्ले द चेस, बिकॉज वी आर डीलिंग दीज डेज विद लॉट ऑफ psychological issues and the counseling issues, road rage and other things. So chess is one of the sport that actually can help people getting calm also. जी अगम। अगम, हमने जो टॉपिक अभी शुरू किया था, आई थिंक उसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, और इसके अलावा जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम उसको ले लेते हैं। जी। वी हैव गॉट मोर बाकी ऑफ द अमित जी, पीपल विद आपको अस। इस वाले पोर्शन में कोई डाउट है अभी? नहीं आगम साहब, ये क्लियर है मेरे लिए। जी जी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रेज करना चाहेगा? अगम सर, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन, जी सर, मैं अरुण आपसे जी। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ करने के लिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन।
Like earlier we had discussed about the notation part, like why to write notation and about those things. So I also would like to clarify certain things here for the kids that who have joined today. मैं उन बच्चों के लिए क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। बच्चे जब वहाँ खेलने जाते हैं तो बच्चों को मान लीजिए ओपोनेंट परेशान करता है या हम ओपोनेंट को परेशान कर देते हैं, उस केस में गेम पे क्या असर होता है और लीगल एस्पेक्ट्स उसके क्या क्या है, ये माँ बाप को नहीं पता होता और बच्चों को नहीं पता होता। इसके ऊपर ज़रूर चर्चा की जानी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर मैं तो ये कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें लीगल चीजें हैं, फिडे लॉज ऑफ चेस हैं, वो पहला तो एक चीज होती है डिस्टर्बिंग योर अपोनेंट व्हाइल यू आर राइटिंग द नोटेशन, ठीक है। सेकंड चीज होती है कि आप कुछ खा रहे हो बार बार, मैंने देखा है कि बच्चे चॉकलेट लाते हैं, आजकल ट्रेंड हो गया ये, है ना। चॉकलेट का रैपर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वॉइस आते रहेंगे, तो वो सारी चीजें तो पहले इसका एज पर अगर हम लीगल चर्चा पे देखें, क्योंकि मैंने भी थोड़ी आर्बिट्रेशन, तो पहले आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 जनरल कंडक्ट ये कहता है कि प्लेयर को आप मतलब यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट और यू शुड नॉट अनॉय योर अपोनेंट, हाँ, अगर ठीक मैं है। एक अब सेकंड मैं इसमें आपको चीजें, यहाँ माफ़ जी कीजिएगा, बीच में एक बार टोकूंगा क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आई विल नॉट बी गोइंग इन द टेक्निकल पार्ट जी ऑफ इट। आई माई क्वेश्चन इज़ वेरी जी क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन कि चेस में हमें क्या करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि मैंने कई पेरेंट्स को देखा है जो बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा ना होता तो उस समय ये बोल देते, झूठ बोल देते। बच्चे झूठ नहीं जी बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ जाके पेरेंट्स कहते नहीं ऐसा था तो ऐसा नहीं ऐसे कह देते। तो एक मेरा क्वेश्चन जो जी है यहाँ पे ये है कि सामने वाले को कई बार बच्चे को ये सिखा दिया जाता है कि ऐसी आवाज़ें निकालना सामने वाले की कंसंट्रेशन ख़राब कर देना। जी जब उसकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगी तो आपको जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कई बार इस तरह की चीज़ें सिखा दी जाती है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ वहीं तक है, उन पेरेंट्स के लिए है, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए, शुड वी डू एंड शुड वी यूज दिस काइंड ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स और शुड वी अवॉइड दिस? वट इज़ द स्पिरिट ऑफ चेस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिडे लॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ चेस। तो आपके क्या कहते हैं, क्या ऐसी माँ बाप को बातें सिखानी चाहिए, बच्चों को सीखनी चाहिए, क्या कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह का कंडक्ट हमें वहाँ पे करना चाहिए? सर स्पिरिट ऑफ चेस जो है ये कॉन्सेप्ट है कि आप ऑनेस्टी, व्हाई वी आर शेकिंग द हैंड्स इन स्टार्टिंग एंड लास्ट, हम्म। क्या ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यू आर रिस्पेक्टिंग योर अपोनेंट, यू आर प्लेइंग ऑनेस्टली, यू आर प्लेइंग विद फेयरनेस, यू आर लाइक आप कोई भी चीटिंग नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, कोई अनएथिकल बिहेवियर नहीं करोगे। तो अगर आपको जीतने के लिए चेस खेलना है तो आप उस काबिल बनो ना, आप उस काबिल बनो कि आप इतने अच्छे से, मतलब आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो कि आप डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब वाई आर डिस्ट्रैक्टिंग अदर्स, ठीक है। एंड सेकेंडली मेरे पास ऐसा कोई केस आया नहीं है, खैर मैं गया ही 6-7 टूर्नामेंट में हूँ एज अ सीनियर आर्बिटर जी, मैं या एक दो आर्बिटर बन टूर्नामेंट के। मेरे मैं कई जी टूर्नामेंट में अब जा चुका हूँ, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे जी केसेस हैं और मैं रियल लाइफ हाँ केसेस की बात कर रहा हूँ। मैं जी रियल लाइफ केसेस की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के ज़्यादा आते हैं जिनका बेटा या बेटी पहली बार चेस खेलने के लिए अंदर गए हैं। तो हम्म, उस केस में मतलब टांगों को हिलाना, उनको डिस्ट्रैक्ट करना, आवाज़ें निकालना, बार बार ड्रॉ ऑफर करना, स्टॉलिंग करना, बैठे रहना या अपने टेबल पे बैठना नहीं, घूमते रहना, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिसके बारे में कंप्लेंट्स आती हैं। और जब उसके बारे में काउंसलिंग की जाती है तो इवन सम टाइम इट हैपन्स कि पेरेंट्स भी सुनना नहीं चाहते। तो मैं इस माध्यम से जो भी हम बात कर रहे हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको बताने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है चेस को खेलते वक्त, वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अदर्स बाय क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ environment where others may consider it as a nuisance। ना आवाज़ ऐसी करनी है, ना बार बार उठ के जाना है, ना बार बार ड्रॉ ऑफर करना है। जो हमें गेम में पता है, हमें अपनी गेम पे फोकस करते हुए अपनी गेम को खेलना है। नोटेशन अच्छे से लिखनी है। हार को स्वीकार करने का जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर क्यों हार गए उसके बाद रोना, उसके बाद पेरेंट्स को शिकायत करना, पेरेंट्स का और ऑर्गेनाइज़र के साथ झगड़ा करना, ये सब चीज़ें चेस की स्पिरिट नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइज़र चेस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है तो जितनी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज़र की होती है उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है, बिकॉज पेरेंट्स अपनी एक हार्ड अर्न मनी देकर वो चेस का टूर्नामेंट का पार्ट बनते हैं।
वो तब उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं जब वो खुद उसका ऑर्गेनाइजर का साथ दें कि एक अच्छा टूर्नामेंट किया जाए। तो लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों को पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसी छोटी छोटी इश्यूज़ कि भाई ऐसा करने से ये हो जाता है, ये घर के कमरे में घर की बैठक में चल सकता है, एक अच्छे टूर्नामेंट में नहीं चल सकता। इसीलिए मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट के साथ कि दैट पेरेंट शुड बी द पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स, दे शुड प्ले द टूर्नामेंट एंड देन they would realize that what kind of environment the children have to face and accordingly they can give the advice to the स्टूडेंट्स। आई थिंक मेरा ये एथिकल वाला पॉइंट बहुत क्लैरिटी से है और मैंने बड़ा क्लैरिटी से बार बार रिपीट करके एम्फेसाइज करके कहा है कि चेस के रूम में जब कंपटीशन एरिया में जब आप एंटर कर गए तो आपका प्रोफेशनल एरिया हो गया और आपको उसी तरीके से वहाँ बिहेव करना है जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं और कोई साउंड नहीं करते हैं। आई होप ये गाइडलाइंस सभी बच्चों के लिए बड़ी क्लियर हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट द चिल्ड्रन व्हेन नाउ दे वुड गो टू द चेस हॉल दे वुड बिहेव प्रॉपरली, they when they shake hands they would shake hands properly, they would respect each other, so that respect would be mutual and they show to each other। जी हेलो। जी संदीप जी। हेलो। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा आपकी आवाज़, थोड़ा सा ऊंचा बोलना होगा आपको। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आपकी आवाज़ आई थी। हाँ ओके सर, नमस्कार सर। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हो रहा है हमारा चेस के ऊपर, लेकिन एज अ पेरेंट अच्छा कोच चूज करना वो कैसा तय करे? हु इज द बेस्ट कोच फॉर देयर चिल्ड्रंस? हाउ दे हैव टू डिसाइड इट? बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये सवाल हमने कल भी आंसर किया था अपनी पैनल डिस्कशन के दौरान और आज फिर से एक बार बात करते हैं। देखिए, अच्छा कोच मे बी कि हम कहें जो गुकेश है वो बहुत अच्छे कोच हैं और हम उनको हायर कर लें, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो होना क्या चाहिए? अच्छे कोच की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी डायमेंशन है कि आपका बजट कितना, आप कितना पैसा पे कर सकते हैं कोच को, फिर आपका कोच आपके कितने एरिया में रहता है, बच्चे को कहाँ आना जाना पड़ता है, फिर आप 1-to-1 कोचिंग दिला सकते हैं कि आप ग्रुप में कोचिंग दिला सकते हैं, आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टेइंग इन ए विलेज एंड इन माई विलेज देर इज़ नो कोच अराउंड, तो मेरे लिए सवाल ही कहाँ वो अच्छा बुरा कोच क्या है, नहीं है। वहाँ एक ऐसा कोच आता है जिसने कभी थोड़ा बहुत खेला, कभी टूर्नामेंट नहीं खेला, तो मेरे लिए तो वो बेस्ट कोच है ना, बिकॉज उसके अलावा कोई अवेलेबल ही नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन सर्टन कंडीशंस, नाउ वी कम टू द पार्ट कि जहाँ आपके पास चॉइस है, 3 कोचेस हैं आपके पास और 3 कोचेस में चॉइस है। पहले तो मैंने आपको बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पहले में तो जो अगर है ही नहीं तो जो भी अवेलेबल है वो बेस्ट है। अब दूसरे केस में 3 कोचेस की आपस में प्रतियोगिता है और 3 में से आपको एक चूज़ करना है। तो 3 में से एक चूज़ करने के लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप उसके पुराने रिजल्ट देखेंगे कि उसके अंडर पढ़ाई हुए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, वो आप देख सकते हैं। उसका कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस तरह का कोर्स वो करवाता है, उसका जो करवाने का तरीका हाइब्रिड मोड में है, ऑनलाइन मोड में है, 1-to-1 में है, ग्रुप में है, वो आप देख सकते हैं। कोच की कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में देख सकते हैं, कोच की खुद रैंकिंग कितनी है, वो कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने कंपटीशन वो खुद करवाते हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इन सब पैरामीटर को जब मिला के देखेंगे तो आपको अपना बेस्ट कोच चुनने में आसानी रहेगी। ये मैंने बात की ऑफलाइन कोच के बारे में। और ऑनलाइन कोच कैसे चूज़ किया जाए? ऑनलाइन कोच के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, आप उनकी डेमो क्लास अटेंड करिए। डेमो क्लास के साथ साथ कुछ शॉर्ट टर्म क्लासेस भी देते हैं, 2-2 4-4 क्लासेस लगा के देखिए। जिस कोच के साथ बच्चे का अच्छे से रम जाए कि हाँ ये कोच अच्छा है, तो उस कोच को आप चूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी सलाह मैं पेरेंट्स को ये दूंगा, पेरेंट्स कोच चुनने में बच्चे को असिस्ट करें, बच्चे पे अजर्ट ना करें कि ये कोच के साथ काम करो। जो भी कोच चूज़ करें उसके साथ बच्चे से फीडबैक लेते रहें कि क्या आप ठीक से सीख पा रहे हो, और जब भी उसके साथ अच्छे से सीख पा रहे हो उसकी जजमेंट करनी है तो पेरेंट उसके साथ खुद भी खेल के देखें। और पेरेंट को अगर चेस नहीं आती है और बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो मेरी सबसे पहली ये सलाह है कि आप खुद भी चेस खेलना सीख लीजिए, तब आप एक बेहतर कोच को
असिस्ट कर सकेंगे और आपका कोच आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे सकता है। संदीप जी, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया। यस सर, बहुत बढ़िया आंसर। लेकिन इसी सवाल को मैं मतलब थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ जी सर। जी जी। सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। आपने बोला सर कि कैसे चूज करने का, लेकिन यदि समझा चूज करने के बाद वो उसे स्टूडेंट का प्रोग्रेस यदि जानना है तो पेरेंट कैसे जाने कि उसका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब क्या, मतलब कोच से तो पता चलता है, लेकिन एज ए पेरेंट कैसे पता करे कि एज ए वो पेरेंट, अब आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ किधर है? तो आप देखिए कि आपके घर में सब्जी बनती होगी, तो आप सब्जी को कैसे जज करते हैं कि सब्जी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है? आप खुद खा के जज करते हैं। जो हाँ, सब्जी खाता नहीं है वो तो जज नहीं कर सकता कैसी बनी है। तो बराबर। आपका जो बच्चा है उसका प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ, उसका कोई आप पैरामीटर रखेंगे? आप खुद खेल के देखेंगे उसके साथ, आप उसको किसी टूर्नामेंट में ले जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस वहां देखेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे, वहां पे उसका कंडक्ट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसमें बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आप खुद उसके साथ एक्सपीरियंस करेंगे देन आप जज कर सकते हैं कि आपका बच्चे में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है ऑनलाइन गेम खेलता है, तो आपने उसको कोई डिवाइस दिया जो ऑनलाइन है, मोबाइल है या आपने लैपटॉप दिया, नेट के अंदर। तो बच्चा उस समय चेस की इवेंट्स देखता है या कोई रील्स देखता है? अगर बच्चा रील्स देखता है और चेस की गेम्स नहीं देखता, कैंडिडेट मास्टर्स के बारे में नहीं देखता है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि चेस में अभी उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ पा रहा। आपने उसको किताब ला के दी चेस की, बच्चे ने पढ़ के पूरी कह दी ये किताब अच्छी थी और ला दो, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है। आपने उसको पजल्स की किताब ला दी, बच्चे ने पजल्स की किताब देखी तक भी नहीं, सॉल्व भी नहीं करी, आपको पता लग जाएगा कि बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आपको खुद भी उनके साथ लगना पड़ेगा ये समझने के लिए कि बच्चे के बिहेवियर में क्या बदलाव आ रहा है। और उसकी रैंकिंग एक और पैरामीटर है, जो रेटिंग है उसकी एक और पैरामीटर है कि उसकी रेटिंग कैसे बदल रही है। मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले भी आंसर किया था कि अगर बच्चा नौवीं 9 एज से शुरू कर लेता है, तो 9 की एज से शुरू होते होते तो जो 14-15 साल की एज तक आते आते उसकी 1800 रैंकिंग क्रॉस हो जानी चाहिए, और 16-17-18 साल की तक आते आते 2000 की रैंकिंग उसकी हो जानी चाहिए, 21 तक वो हो जाना चाहिए। देन आपको एक सीरियस प्लेयर पता लगता है कि आपका जो बच्चा है वो सीरियस प्लेयर थैंक यू सर। है। जी नॉर्मली सर छोटे बच्चों को कितना, हेलो सर। जी जी। हाँ, नॉर्मली छोटे जो बच्चे रहते हैं, ताकि एक 6 साल से 11 साल तक, 12 साल, उनको डेली का प्रैक्टिस कितना, मतलब कितना घंटा रहना चाहिए? सर कम से कम 4-5 घंटे, कम ओके से कम सर। 4-5 घंटे, जिसमें आप खुद खेल लें और खुद ओवर द बोर्ड खेल लें कम से कम 1.5 से 2 घंटा उसके साथ। खुद खेलने का मतलब ये है कि आप लोग जब उनके साथ खेलेंगे तो लंबी गेम खेलेंगे, उनके ऑनलाइन की तरह छोटी गेम नहीं खेलेंगे। अगम सर, मुझे लगता है कि हम प्रोग्राम के उस हिस्से में भी आप पहुँचे हैं जहाँ हमारे टाइम का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं कहिए, फिर हम थोड़ा वाइंड अप की तरफ चलते हैं। जी। सर, जो छोटे बच्चे रहते हैं 6 से 12 साल, संदीप सर का मैं क्वेश्चन बोलूँ, वो 4 से 5 घंटा आपको पहले अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है। मुझे अच्छे लेवल पे जाना है, प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, मुझे नॉर्मल खेलना है, मुझे एज अ हॉबी खेलना है। पर एक स्ट्रक्चरल प्लान, मैंने एक रिमोट चेस एकेडमी करके सर आते, इज अ IM, बहुत अच्छे सर है, इंटरनेशनल मास्टर है। वो सिर्फ कहता है 1 आवर प्रैक्टिस करो, 1 आवर to 2 आवर मैक्सिमम। अगर आप वीकेंड्स पे हो तो यू कैन इंक्रीज इट फर्दर, पर एक ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूँ, देयर शुड बी स्ट्रक्चर। 15 to 25 मिनट स्टार्टिंग में क्या रहेगा, टैक्टिक्स होगा। टैक्टिक्स में सॉल्व 10 to 20 पजल्स डेली, focuses on the fog, focuses on the pins, over checkmate patterns, ठीक है। और इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि मुझे बहुत जल्दी अपने गेम में मूव दिख रही है, जो कैलकुलेशन, जो टैक्टिक्स लग रहा है मुझे बहुत ही जल्दी मुझे दिख रहा है मेरे गेम में कि ऐसा हो रहा है ना, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। फिर
सेकंड चीज होती है गेम प्ले। आधे घंटे का बस एक ही गेम खेलना है। ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट के आप 10 गेम खेल रहे हो। हाफ एन आवर का गेम खेलो, 1 गेम खेलो, इनफ। उसमें क्या करना है, इसमें आपको ऑफलाइन गेम खेलना है, नो नीड टू प्ले ऑनलाइन गेम। ठीक है। और उसे आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने गेम खेला, जो भी जीता, व्हाइट जीता, ब्लैक जीता, देखो कोई अपोनेंट बेकार नहीं होता। कोई ना कोई आपको अपोनेंट सिखाकर ही जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। ऐसा कोई अपोनेंट नहीं है जो आपको कुछ सिखाकर नहीं जाएगा। तो गेम एनालिसिस में हम देखते हैं कि बच्चे ने सीखा क्या। ठीक है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप अपने आप से पूछो कि वेयर डिड आई मेक अ मिस्टेक, व्हाट वाज द बेटर मूव। आप ये कोच के साथ कर सकते हो, आप पेरेंट के साथ कर सकते हो, पर करना जरूर है। फिर 5 से 10 मिनट आप एंड गेम पे लो, बेसिक एंड गेम प्रैक्टिस करो। किंग प्लस क्वीन वर्सेस किंग अगर छोटा बच्चा है, पॉन प्रमोशन, एंड गेम की पजल्स। फिर 10-15 मिनट ओपनिंग पे दो। व्हाट आर द बेसिक आइडिया, कंट्रोलिंग द सेंटर, डेवलप योर पीसेस, किंग सेफ्टी, अवॉइड डीप मेमोराइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आपका वीकली प्लान होना चाहिए कि एक महीने में मैं बच्चे को 2 टूर्नामेंट लेकर जा रहा हूँ, उसे 10-15 सेशन खिलवा रहा हूँ, कोचिंग के सेशन करवा रहा हूँ, और एक रिवीजन हो रहा है मेरा। तो जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है, उसके लिए अगर वो इतना भी करेगा ना, कंसिस्टेंट बेस पे, एक दिन किया, 2 दिन किया, एक हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, छोड़ दिया, कुछ फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप कुछ और ही कर लो। और अगर बच्चा 2 घंटा भी डेली दे रहा है ना, तो इट्स मोर देन इनफ। वो 1800-1900 तो पहुंच जाएगा फिट 11 पे, और अच्छा कर लेगा। एक डिसिप्लिन भी सिखाता है चेस। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल से हटके डिसिप्लिन सिखाता है चेस। तो अगर आप इतना भी करेंगे, जितना मैंने आपको बताया, बेसिक चीजें बताई मैंने, उतना भी करेंगे, इट्स इनफ फॉर अ चाइल्ड। क्योंकि मैं समझता हूँ उसके एग्जाम भी रहते हैं, उसका क्या कहते हैं, एकेडमिक्स होता है, उसके ट्यूशंस भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा आप देंगे इनफ। ठीक है। तो सर अब वाइंड अप करते हैं अरुण जी, है ना। 7 बजे हम सेशन क्लोज कर देंगे। 2-3 मिनट का आप कंक्लूजन दे सकते हैं इसमें। जी। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो आप सबको बहुत ठीक लगा होगा और आपके बहुत सारी क्वेरीज का आंसर भी हुआ होगा, एंड वी आर कमिटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट मोर ऑफ सच सेशंस। हम लोग और भी आंसर, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो उसका करना चाहेंगे, और ख़ासतौर पे पेरेंट्स की जो क्वेरीज हैं उनको हम ख़ासतौर पे आंसर करना चाहेंगे, बिकॉज पेरेंट्स को अगर पता होगा तो उनके प्लेयर को बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। तो प्लेयर, तो जो छोटे प्लेयर्स हैं, मुझे पता है कि उनका जो अटेंशन स्पान होता है या उनका जो लर्निंग कैपेसिटी होती है इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो हम उनको जज नहीं कर सकते कि उनको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। लेकिन हाँ, उनको एक्शन पसंद है, वो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। उनको गेम खिलाई जाए तो अभी 10 गेम खेल देंगे। तो आई डू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो पेरेंट्स को अगर ये चीज़ पता होगी तो अपने बच्चों को हम लोग आराम से वो गाइड कर सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू कि नेक्स्ट सेशन जब भी हमारा होगा, मे बी दिस सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव अनदर पैनल डिस्कशन। तो आप सभी को मैं इनवाइट करूंगा कि आप उसमें ज्वाइन करें। आगम के ज़रिए आप तक वो मैसेज भी पहुंच जाएगा। और जो किताबें हैं, जो तब तक अगर आप वो जो किताबें हैं दो, उनको भी पढ़ लें तो आपको बेनिफिट होगा। एंड एक तीसरी किताब हमारी पाइपलाइन में है अभी, इलीगल मूव्स के ऊपर, जो पूरी की पूरी किताब ही इलीगल मूव्स के ऊपर होगी, करने के लिए कि इलीगल मूव्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हो जाए तो क्या करना चाहिए। और मैं यहाँ छोटी सी एग्जांपल लेना चाहूँगा। जो कॉमन प्लेयर है वो यही समझता है कि 2 इलीगल मूव हुए तो बात खत्म हो गई, आपका गेम ओवर हो गया। जो बुक है उसमें हम लोग एड्रेस किया है कि आपके खिलाफ किसी ने इलीगल मूव की कंप्लेन कर दी है, लेकिन आप इससे सहमत नहीं हो, आपको गेम लॉस दे दिया, लेकिन आप सहमत नहीं हो आर्बिटर की बात से, देन व्हाट वुड हैपन। तो आपका क्या राइट है, क्या आप कर सकते हो, कैसे अपील कर सकते हो, अपील कमेटी क्या होती है, किस तरह से की जाती है, आज तक किसी ने अपील की है कि नहीं की है। बहुत सारे ऐसे और यूज़ केस भी हमने उस बुक में इंक्लूड किए हैं। तो मिड ऑफ द मई वी टारगेट दैट कि वो बुक जो है हम लोग रिलीज़ कर पाएंगे, और डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड टू द सेम। जी। तो अगम, आज का सभी का धन्यवाद करते हुए। जी सर। जी सर। जी। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू वेरी अरुण मच। जी, आपने अपना टाइम निकाला, है थैंक यू ना। वेरी मच अगम। और आपका मैं बहुत आपसे बहुत ये शुक्रिया। रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम 26 तारीख को एक प्रतियोगिता रख हाँ, रहे हैं, चंडीगढ़ टूर्नामेंट। माहौली में है ये, जीडी गोयनका स्कूल में। तो अगर ज्वाइन करना चाहेंगे कोई भी हमें, तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वो उस जी। बात को भी अगर आप आगे पहुंचा दें तो और ही अच्छा रहेगा। पूरी तरह प्रोफेशनल टूर्नामेंट रहेगा।
आर्बिटर्स की एक टीम जो है वहाँ पे रहेगी, और हम लगातार उनको एक वर्कशॉप कह लीजिए या उनको पेरेंट्स को बताने का भी काम वहाँ पे करेंगे। जी, ये उसका एक आपके सामने पोस्टर है। इस पोस्टर को वैसे भी हम जो है ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो आपको सुविधा रहेगी इसके बारे में समझने में। जी, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, मैंने मोस्टली में शेयर कर दिया है। बाकी अगर किसी को पर्सनल विंडो पे भी चाहिए है ना, क्योंकि ऑल इंडिया से मेरे पास सारे यहाँ पे है, तो अगर आपको, आप वहाँ पे रहते हैं, आसपास रहते हैं, आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको बुक्स भी शेयर कर देता हूँ, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, बाकी आप मुझे पर्सनल भी मैसेज करो, भी मैं शेयर कर देता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। Thank you, Mr. Arun. वेरी Thank गुड you, Mr. सर, Arun. वेरी गुड अरुण सर और आगम Thank you सर, so much. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच सर। थैंक यू अगम सर, अच्छा थैंक यू लगा आनंद आपका। सर। जी सर, अब रेगुलर होंगे ये सेशन, है ना, क्योंकि देयर इज अ नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स, देयर इज अ नीड टू एजुकेट द ट्यूटर्स आल्सो, देयर इज अ नीड टू एजुकेट द स्टूडेंट्स आल्सो, ठीक है। देयर इज अ नीड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का ही गेम है, प्लेयर का ही गेम है, खेलते रहते हैं। चेस इज फॉर, इट्स नॉट अ गेम। हम तो खैर, हम तो, हमारा तो काम है स्प्रेड करना, बट अगर आप इसे वैसे भी देखते हैं तो बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम है ना। तो देयर इज अ नीड टू एजुकेट द पीपल, तो यही मेरा प्रयास रहता है। आज भी देखो 15-20 बच्चे आए, लोग आए, है ना, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम एवरी सैटरडे संडे रखें। पहले मुझे याद है हमारे साथ IM सर भी आए थे, IM राधेगर, इंडिया के टॉप चेस प्लेयर आए थे हमारी पैनल डिस्कशन में, है ना। ये मैं बात बता रहा हूँ 2023 की, गेम ट्विस्टर्स एकेडमी में आए थे, तो बहुत ही अच्छा सेशन था। फिर IM सृजित पोल आए थे, ही इज ऑल्सो